नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ऋषि खुल्लर की किताब सर्फिंग द सिस्टम में और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल, और अब इसका एक नया हिस्सा आया है जो सिर्फ बड़े आइडियाज पर नहीं बल्कि इस बात पे है कि हम इन आइडियाज को अपनी जिंदगी में असल में उतारें कैसे। और मुझे लगता है ये सबसे जरूरी हिस्सा है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि किताब की सबसे गहरी बातों को समझें और इसका जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये कि जिंदगी कोई मशीन नहीं है जिसमें कुछ खराब हो गया तो उसे ठीक कर लिया। हाँ बिल्कुल, बल्कि ये एक समंदर की तरह है और हमें उसकी लहरों पर तैरना मतलब सर्फ करना सीखना है। हम देखेंगे कि हमारे पुराने तरीके जैसे लक्ष्य बनाना, सब प्लान करना, ये हमें कैसे थका देते हैं और इसकी जगह एक नया नजरिया क्या हो सकता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किताब का जो मूल विचार है, जिंदगी एक पहेली नहीं जिसे सुलझाना है, ये एक सिस्टम है जिस पर सवारी करनी है। ये लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि अगर सही नौकरी मिल जाए, सही पार्टनर, तो जिंदगी सेट हो जाएगी, जैसे किसी मशीन के सारे पुर्जे ठीक कर दिए हों। पर ऐसा होता तो नहीं है। कभी नहीं होता, क्योंकि असल में जिंदगी किसी तय प्लान पर नहीं चलती। वो अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। और यहीं पर वो सर्फर वाली मिसाल बहुत काम आती है। हाँ, वो सर्फर वाला उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सर्फर समुंदर से लड़ता नहीं है, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करता। वो बस लहरों को पढ़ता है, सही लहर का इंतजार करता है, और जब वो आती है तो बस उस पर सवार हो जाता है। बिल्कुल, पूरे संतुलन और तालमेल के साथ। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब कंट्रोल छोड़ देना तो एक तरह से बहुत डरावना भी लग सकता है। हाँ, लगता है जैसे हम सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी फर्क बताती है, नियंत्रण और क्षमता के बीच। नियंत्रण और क्षमता। हाँ, नियंत्रण यानी कंट्रोल बहुत नाजुक होता है। ये हमारी जिद है कि मैं हकीकत को अपनी मर्जी से चलाऊंगा, जबकि क्षमता यानी कैपेबिलिटी लचीली होती है। इसका मतलब है हकीकत मेरे सामने जो भी लाए, मैं उसे संभालने के काबिल हूँ। अच्छा, तो ये जिद और काबिलियत का फर्क है। हाँ, किताब में एक 52 साल के इंजीनियर का जिक्र है। बेहतरीन करियर, सब कुछ कंट्रोल में। फिर अचानक दिल की बीमारी हुई और उन्हें रिटायर होना पड़ा। एक झटके में उनका करियर, उनकी पहचान, सब कुछ चला गया। हाँ, उनका सारा कंट्रोल छिन गया। शुरू में वो बहुत लड़े, उसी पुराने कंट्रोल को वापस पाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने अपना नजरिया बदला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने नई क्षमताएं विकसित की, जैसे अपने डर को कैसे संभालना है, परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को एक नए तरीके से कैसे पूरा करना है, और अपनी घटती हुई शारीरिक ऊर्जा का सम्मान कैसे करना है। वाह! उन्होंने कंट्रोल वापस नहीं पाया, बल्कि उन्होंने कंट्रोल की जरूरत से आगे बढ़ने की क्षमता विकसित कर ली। उन्होंने हालात से लड़ना बंद करके उनके साथ जीना सीख लिया। मतलब उसने हालात से लड़ने के बजाय हालात के साथ जीना सीख लिया, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, कंट्रोल की जिद नहीं पाली। लेकिन इससे कई लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि अगर मैं ही कंट्रोल में नहीं हूं तो फिर मैं किसी लक्ष्य के पीछे जाऊं ही क्यों? हाँ, फिर तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना हुआ ना। किताब इस उलझन को कैसे सुलझाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और किताब कहती है कि शायद मकसद या पर्पस शब्द ही गलत है। अच्छा। हाँ, ये हम पर एक दबाव बनाता है, जैसे जिंदगी का कोई एक सही जवाब है जो हमें खोजना है, और अगर वो नहीं मिला तो हम फेल हो गए। हाँ, ये दबाव तो महसूस होता है। What is your purpose in life? ये सवाल ही बहुत भारी लगता है। इसीलिए किताब एक बेहतर सवाल सुझाती है। मेरा मकसद क्या है ये पूछने के बजाय पूछें, मुझे कहाँ सेवा में लगाया जा रहा है और किस काम से मुझे ऊर्जा भी मिलती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये मकसद को खोजने के बजाय उसे अपने आप उभरने देने जैसा है। इसका कोई उदाहरण है किताब में? है ना, एक्सीडेंटल मेंटर का एक उदाहरण है। एक शख्स अपने दोस्त की इंटरव्यू की तैयारी में मदद करता है। दोस्त को नौकरी मिल जाती है, वो खुश होकर किसी और को उसके पास भेजता है, और देखते 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 वो शख्स एक करियर सलाहकार बन जाता है। उसने ये मकसद चुना नहीं था, वो तो बस बन गया। बिल्कुल, ये उसके काम और उस पर मिली प्रतिक्रिया से अपने आप पैदा हो गया। अरे हाँ, ये तो होता है। आप कुछ करने निकलती हैं और जिंदगी आपको कहीं और ले जाती है। मतलब मकसद खोजा नहीं जाता, वो बन जाता है। ये सोच ही कितनी राहत देने वाली है। बिल्कुल, और जब हम इस तरह सोचते हैं तो हम गलत चीजों के पीछे भागने से भी बच जाते हैं। अध्याय 4 में एक बहुत चुभने वाली बात कही गई है। क्या? सफलता अक्सर एक लत होती है। सफलता एक लत, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, कुछ लोग सफलता के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वे सच में कुछ बनाना चाहते हैं,
लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए भागते हैं क्योंकि वे रुकने से डरते हैं। रुकने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि अगर वो रुके तो उनका सामना उस खालीपन से होगा जो उनके अंदर है। उनकी पहचान सिर्फ उनकी उपलब्धि से जुड़ी होती है। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नशा भी बन सकती है अगर हम बस दौड़ते रहें। हाँ, किताब में एक स्टार्टअप संस्थापक का जिक्र है जिसने अपनी कंपनी करोड़ों में बेची। सबने कहा वाह क्या कामयाबी है। जाहिर है। लेकिन 6 महीने बाद वो डिप्रेशन में था। क्यों? क्योंकि जब उपलब्धि चली गई तो उसे लगा कि वो खुद भी खत्म हो गया है। और ये सीधे अध्याय 5 के विचार से जुड़ता है, जो है गलत पैमाने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गलत पैमाने जैसे हम सैलरी को संतुष्टि से ज्यादा महत्व देते हैं, या सोशल मीडिया पे लाइक्स को असली रिश्तों से ज्यादा। हम उन चीजों को मापते हैं जिन्हें मापना आसान है, ना कि उन चीजों को जो असल में मायने रखती हैं। बिल्कुल। किताब में एक महिला का जिक्र है जो प्रोडक्टिविटी ऐप से अपना हर मिनट ट्रैक करती थी। वो बहुत कुशल हो गई, पर अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रही थी। ये तो आज के हसल कल्चर पर सीधी चोट है। हम सब ऑप्टिमाइज करने में लगे हैं, पर क्या हम सही चीज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? यही सवाल है। उस महिला ने फिर एक प्रयोग किया। उसने समय ट्रैक करने के बजाय ये ट्रैक करना शुरू किया कि किस काम से उसे खुशी और ऊर्जा मिलती है। और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? उसकी प्रोडक्टिविटी 10% गिर गई, पर उसकी खुशी दोगुनी हो गई। सच में? हाँ, उसने पाया कि जो चीजें उसे सच में ऊर्जा देती थीं, जैसे दोस्तों से बात करना या वॉक पर जाना, वो तो उसकी टू डू लिस्ट में थी ही नहीं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ऊर्जा का ये विचार किताब में एक एनर्जी ऑडिट का जिक्र है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत शक्तिशाली आइडिया है। ये कहता है कि हमारी सबसे कीमती चीज समय नहीं, ऊर्जा है। कोई भी इंसान समय की कमी से नहीं, ऊर्जा की कमी से खत्म होता है। सोचिए, 1 घंटा जब आप थकी हुई हों और 1 घंटा जब आप पूरी तरह फोकस्ड हो, दोनों बराबर नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। एनर्जी ऑडिट का मतलब है अपनी जिंदगी को इस नजरिए से देखना, ये पहचानना कि कौन लोग, कौन सी जगहें और कौन से काम हमारी बैटरी चार्ज करते हैं और कौन ड्रेन करते हैं। एग्जैक्टली। ऊर्जा एक डेटा है। किताब में उस महिला का उदाहरण है जिसे लगता था कि उसे अपनी नौकरी से नफरत है। जब उसने 1 हफ्ते का एनर्जी ऑडिट किया तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। क्या पता चला उसे? उसे पता चला कि उसे अपने क्लाइंट से बात करना बहुत पसंद है। उस काम से उसे जबरदस्त ऊर्जा मिलती थी, लेकिन उसे लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी डेक बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो काम उसकी सारी ऊर्जा खींच लेता था। तो उसने क्या किया? नौकरी छोड़ दी? नहीं, उसने अपनी नौकरी नहीं बदली, बस अपनी भूमिका के अंदर काम करने का तरीका बदल दिया। अच्छा। उसने अपने मैनेजर से बात करके अपने काम को इस तरह से ढाला कि वो क्लाइंट्स के साथ ज्यादा समय बिताएं और डेक बनाने का काम किसी और को दे दिया जाए। नतीजा, उसकी संतुष्टि आसमान छू गई। ये तो कमाल का फिल्टर है जिंदगी को देखने का। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की किताबों के पीछे भागते हैं, पर शायद हमें एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और यही एनर्जी की कमी हमें बर्नआउट तक ले जाती है। पर किताब यहाँ एक और भ्रम तोड़ती है। वो क्या? कि बर्नआउट ज्यादा काम करने से नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिर ये किस वजह से होता है? ये होता है निरर्थक काम करने से, स्पष्टता की कमी होने से और अपने मूल्यों के खिलाफ जाने से। ये शारीरिक थकावट से कहीं ज्यादा एक भावनात्मक भुखमरी है। भावनात्मक भुखमरी? हाँ, जब आपको लगता है कि आपके काम का कोई मतलब नहीं है या आप सिस्टम में बेबस हैं, तब आप जल जाते हैं। काम के घंटों की वजह से नहीं, बल्कि काम के बेमतलब होने की वजह से। मतलब खालीपन और बेबसी हमें जलाती है, ना कि काम के घंटे। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इस भावनात्मक स्थिति को संभालने का एक और नया नजरिया अध्याय 24 से मिलता है। ये कहता है, चिंता अक्सर खर्च न की गई रचनात्मकता होती है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। हमारे दिमाग की वही क्षमता जो क्या होगा अगर सोचकर डरावने सीन बनाती है, उसी क्षमता का इस्तेमाल कुछ नया बनाने, कुछ डिजाइन करने या कोई रणनीति बनाने में भी किया जा सकता है। मैंने ये अपनी जिंदगी में भी देखा है। मैंने भी। जब मैं किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बेचैन होता हूँ, तो सिर्फ उसके बारे में सोचने के बजाय अगर मैं व्हाइट बोर्ड पर माइंड मैप बनाना शुरू कर दूं, तो वो चिंता अपने आप एक्शन में बदल जाती है। ठीक है, तो ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऊर्जा का प्रबंधन करो, मकसद को उभरने दो, सिस्टम को सर्व करो। लेकिन तब क्या, जब जिंदगी आपको एक जोर का झटका देती है, जब सब कुछ बिखर जाता है, तब ये सारी फिलॉसफी कहाँ जाती है? किताब इस मुश्किल सवाल का भी सामना करती है। अध्याय 9 कहता है कि बिखराव रुकावटें नहीं, बल्कि निमंत्रण है।
निमंत्रण? किस चीज का निमंत्रण? ये तो तबाही जैसा लगता है। ये रुकने, सुनने और बदलने का निमंत्रण है। ये वो पल होते हैं जो उन भ्रमों को तोड़ते हैं जिनमें हम जी रहे होते हैं, जैसे मेरी पहचान मेरी नौकरी है या मेरा रिश्ता ही मेरी दुनिया है। जब ये चीजें बिखरती हैं तो हमें ये देखने का मौका मिलता है कि इनके बिना हम कौन हैं। लेखन आगे चलकर एक बेस्ट सेलिंग किताब बन गया। बिखराव ने उसके लिए एक नया रास्ता खोला जो शायद पहले कभी नहीं खुलता। वाओ, मतलब बिखराव एक अंत नहीं बल्कि एक मौका है ये देखने का कि नकाब के पीछे असली चेहरा क्या है। और बिखराव की एक बहुत आम वजह है जिसे हम रोज पालते हैं। क्या? टाल मटोल। अध्याय 17 कहता है कि टाल मटोल सबसे महंगी लत है। हमें लगता है कि हम आज के मुश्किल काम को टालकर आज को बचा रहे होते हैं, लेकिन असल में हम भविष्य से चिंता उधार ले रहे होते हैं। ये तो 100% सच है। हर टाली गई मुश्किल बातचीत, हर टाला गया जरूरी काम हमारी चिंता के अकाउंट पर ब्याज जमा करता रहता है। वो काम दिमाग के कोने में बैठा रहता है और हमारी एनर्जी खाता रहता है। तो इससे निपटने का कोई तरीका है? हाँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, 72 घंटे का नियम। 72 घंटे का नियम। अगर कोई जरूरी काम है जिसे आप 3 दिन से ज्यादा से टाल रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उससे डर रहे हैं। किताब कहती है उसे तुरंत अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें। इंतजार करने से डर बढ़ता है, लेकिन एक्शन लेने से स्पष्टता आती है। बिल्कुल। वो पहला कदम उठाते ही डर का पहाड़ छोटा लगने लगता है। तो 72 घंटे का नियम एक तरह का अलार्म है। अगर कोई चीज 3 दिन से अटकी है तो वो काम नहीं बल्कि आपका डर है जो आपको रोके हुए है। उसे पहचानो और उस पर एक्शन लो। हाँ, एक्शन ही डर का इलाज है। तो आज की बातचीत का निचोड़ देखें तो जिंदगी को एक मशीन की तरह ठीक करने की कोशिश छोड़ो और एक सर्फर की तरह उसकी लहरों पर सवारी करना सीखो। हाँ, मकसद को खोजने के जुनून से बाहर निकलो और ये देखो कि जिंदगी तुम्हें कहाँ सेवा करने का मौका दे रही है। और टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट पर ध्यान दो। और जब चीजें बिखरें तो उसे एक अंत नहीं बल्कि एक नए रास्ते का निमंत्रण समझो। बिल्कुल सही। और इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल है जो श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ा ला सकता है। बताइए। हम अक्सर जिंदगी को या तो ये या वो के विकल्पों में देखते हैं, एक स्थिर नौकरी या एक रिस्की स्टार्टअप, परिवार या आजादी। लेकिन किताब के एक अध्याय के अनुसार क्या हो अगर ये चुनाव ही एक भ्रम हो? क्या हो अगर असली चुनौती इन दोनों को साधने का एक तीसरा अनदेखा रास्ता डिजाइन करने में है? ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प विचार है।